अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कोई बहुत बड़ा नया मोड़ आने वाला है। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में रशिया की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 10 से ज्यादा शहरों पर बहुत सारे हवाई हमले किए हैं, जिनमें अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जिन इलाकों में यह हवाई हमले हुए हैं वहां से अब भी सही और पुख्ता जानकारी मिल नहीं पा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि युद्ध के 229 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि रशिया को यूक्रेन पर इतना बड़ा मिसाइल हमला करना पड़ा। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो यूक्रेन की राजधानी कीव से आई है। रशिया की वायुसेना ने आज कीव पर लगातार कई हवाई हमले किए हैं और इस दौरान कीव में स्थित सरकारी इमारतों और भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया गया। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि जब वहां पर एक लड़की अपने मोबाइल फोन से यह वीडियो बना रही थी, उसी दौरान उसके पास एक मिसाइल आकर गिरी जिसमें यह लड़की घायल हो गई। Побачила, як летить ракета, і я почула це. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रशिया की सेना यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर अब तक 75 से ज्यादा मिसाइल्स दाग चुकी है, जिनमें 41 मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि बाकी हवाई हमलों में यूक्रेन के 10 लोग मारे गए हैं। यानी इस हिसाब से अगर देखें तो रशिया की औसतन 7.5 मिसाइल मिलकर यूक्रेन के एक नागरिक को ही मार पाई है, जिससे यह पता चलता है कि असल में इस मिसाइल अटैक से ज्यादा नुकसान यूक्रेन को नहीं बल्कि रशिया को ही हो रहा है। अगर ये मरने वालों का जो आंकड़ा है अगर ये सही है तो, क्योंकि जेलेंस्की का कहना है कि अभी तक 10 लोग मारे गए हैं और अगर आप वैसे देखें तो 75 मिसाइल्स जो है दागी गई हैं और 75 मिसाइल से अगर 10 लोग मारे गए हैं तो एक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 7.5 मिसाइल के से एक नागरिक मारा जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं। यहां हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ज्यादा नागरिक मरने चाहिए, अच्छी बात है कि नुकसान कम हो रहा है, नुकसान और कम हो। जिस मिसाइल से रशिया की सेना ने हमला किया उसे कैलिबर कहते हैं और इस एक मिसाइल की कीमत 6.5 मिलियन US यानी लगभग 55 करोड़ रुपए की एक मिसाइल है और इस हिसाब से 7.5 मिसाइलें हुई 412 करोड़ रुपए की। और सोचिए कि रशिया ने एक के बाद एक इतनी सारी मिसाइल्स दागी हैं, 75 मिसाइल्स दागी हैं, 412 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए इन मिसाइल्स में ही एक दिन में। हालांकि इस हमले से यूक्रेन में डर का माहौल जरूर है, चारों तरफ अब लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। वहां सभी लोगों को बम शेल्टर्स में रहने के लिए कहा गया है और कई इलाकों में अब भी बम धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। इसके अलावा यूक्रेन में भारत की एम्बेसी, भारत का जो एम्बेसी है वहां पर उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें वहां रह रहे भारतीयों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह वहां पर दी गई है। यूक्रेन का आरोप है कि रशिया ने इन हवाई हमलों में उसके सैन्य, ऊर्जा और संचार के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है ताकि यूक्रेन इस युद्ध में पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए। इस साल 23 फरवरी को जब रशिया ने यह युद्ध शुरू किया था तब उसने शुरुआती एक हफ्ते में यूक्रेन पर कई बड़े हवाई हमले किए थे, लेकिन इसके बाद पिछले लगभग 220 दिनों तक रशिया ने कभी भी इस युद्ध के दौरान इतने बड़े स्तर पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रणनीति अब बदल दी है और वो ये कह रहे हैं कि अब उनकी सेना कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी, यानी अब वो अपनी रणनीति को बदल रहे हैं। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना रशिया के पास है और रशिया के पास 9 लाख सैनिकों की फौज है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं। रशिया के पास आधुनिक लड़ाकू विमान और हथियार हैं और रशिया अमेरिका के बाद दुनिया को हथियार बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है।
इसके अलावा रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति भी है और उसके पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। लेकिन इसके बावजूद सवाल वही है कि जब रशिया की सेना इतनी शक्तिशाली है तो फिर 229 दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचा और अब अचानक से रशिया ने यूक्रेन पर हवाई हमले इतने तेज क्यों कर दिए? तो इन हवाई हमलों के पीछे 8 अक्टूबर की एक घटना है जो बहुत अहम है, जब क्रीमिया को रशिया से जोड़ने वाले एक पुल पर बम धमाका हुआ और इससे पुल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त होकर नीचे गिर गया। यह वो पुल है जो बहुत अहम पुल माना जाता है। क्राइमिया वही इलाका है जो पहले यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन 2014 में पुतिन ने यहां अपनी सेना भेजकर इस इलाके को अपने कब्जे में कर लिया और बाद में ब्लैक सी से लगे इस इलाके का रशिया में विलय हो गया। यानी यह इलाका पहले यूक्रेन के पास ही था, लेकिन अब यह रशिया के नियंत्रण में है और आरोप है कि यूक्रेन ने यहां रशिया की सेना को कमजोर करने के लिए ही 8 अक्टूबर को इस पुल को नष्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि इस पुल में ऐसा क्या है कि पुतिन ने 24 घंटे में ही यूक्रेन पर 75 मिसाइल्स दाग दी। असल में यह पुल क्राइमिया को रशिया से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर है। फिलहाल रशिया यूक्रेन में अपने ज्यादातर सैनिक इसी पुल के रास्ते भेज रहा था और बड़ी बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1991 तक हुए सोवियत संघ के विघटन के बाद भी ऐसी कई कोशिशें हुई जिनका मकसद था क्राइमिया से रशिया तक ब्लैक सी पर एक पुल का निर्माण करना, लेकिन किसी भी नेता को इसमें कभी कोई कामयाबी नहीं मिली। पुतिन पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने न सिर्फ इस इलाके का रशिया में विलय करवाया, बल्कि उन्होंने 2015 से 2018 के बीच सिर्फ 3 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का भी निर्माण करा लिया। और वर्ष 2018 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तब पुतिन खुद वहां पर गए और इस दौरान उन्होंने इस पुल पर खुद एक ट्रक भी चलाया था और उस समय की तस्वीर आज आपके लिए हमने निकाली है जब इस पुल का निर्माण हुआ था और पुतिन इस पुल के ऊपर खुद एक ट्रक चलाकर गए थे। ये मई 2018 की तस्वीरें हैं, उसी पुल की तस्वीरें हैं जिसे अब यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है, जिसे लेकर अब पुतिन बहुत नाराज हैं, इतने क्रोध में हैं कि उन्होंने मिसाइल हमले करने शुरू कर दिए। कहने का मतलब यह है कि इस पुल को पुतिन अपने स्वाभिमान से जोड़कर देखते हैं और इस पर हुआ हमला उनके स्वाभिमान पर एक चोट की तरह था और यही वजह है कि उन्होंने ठंडे पड़ चुके इस युद्ध में अचानक से एक नई आग लगा दी। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन को अब एक आतंकवादी बताया है और कहा है कि वो सिर्फ हिंसा की भाषा बोलना जानते हैं। इससे पहले पुतिन ये कह रहे थे जब इस पुल पर हमला किया था यूक्रेन ने कि ये जो यूक्रेन ने काम किया है ये आतंकवाद से कम नहीं है। यानी दोनों ही एक दूसरे को आतंकवादी बता रहे हैं। अब रशिया क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसका कुल क्षेत्रफल 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यूक्रेन का क्षेत्रफल सिर्फ 6 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसमें से भी 60,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन रशिया ने अपने नियंत्रण में ले ली है, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चिंता जताई है और G7 देशों की एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। आज यहां 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध तेज करके पुतिन पश्चिमी देशों को यह चुनौती दे रहे हैं कि वो इन देशों के दबाव में आने वाले नहीं हैं और वो उन्हें ये कह रहे हैं कि अगर उनमें दम है तो वो यूक्रेन को बचा कर दिखाएं। तो ये चुनौती वो दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ उनका यह अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि इस युद्ध के बीच पश्चिमी देशों की भारत को लेकर रणनीति काफी बदल गई है और अमेरिका जैसे देशों का रुख भारत के प्रति पहले तो नर्म हुआ, लेकिन जब भारत ने अमेरिका के कहने के बावजूद रशिया से तेल खरीदना जारी रखा, अब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को F-16 प्रोग्राम के लिए 3600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। फिर पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर चले गए POK पर और उन्होंने वहां जाकर इसे आजाद कश्मीर बताया। और हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपने जर्मनी के दौरे पर वहां की विदेश मंत्री से मिले और इस दौरान जर्मनी की विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की मांग को सही माना और कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इसमें दखल देनी चाहिए। तो बड़ी बात यह है कि आज जर्मनी सिर्फ कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, बल्कि उसने अमेरिका की तरह पाकिस्तान को 480 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है, जिससे ऐसा लगता है कि पश्चिमी देश भारत को अब यह संदेश देना चाहते हैं कि वो इस बात पर भारत से नाराज हैं
कि भारत ने अभी तक रशिया का साथ दिया है। और एक और आखिरी बात यह है कि पुतिन ने देख लिया कि जमीन पर जब उसकी सेना, पुतिन की सेना जब लड़ाई कर रही है तो उन्हें बहुत खास कामयाबी नहीं मिल रही। 229 दिन बीत चुके हैं। इसलिए अब पुतिन ने अपनी रणनीति बदली है। अब वो जमीनी लड़ाई की बजाय मिसाइल्स के जरिए शायद लड़ना चाहते हैं और इस युद्ध को अब एक नए स्तर तक लेकर जाना चाहते हैं।